नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपको मेरे YouTube चैनल पावर ऑफ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था या सीखा था कि व्हाट इज़ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है उसके बारे में हमने जान लिया है। कंट्रोल क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, कंट्रोल कितने टाइप्स के होते हैं, ऑटोमेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेशन क्या होता है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे हमारे इस वीडियो में इंस्ट्रूमेंटेशन में जो वर्ड्स, जो परिभाषा यूज़ होती है, जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं, और उन टर्मिनोलॉजीज, उन परिभाषाओं का हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें क्या उपयोग होता है। हमारा इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन, इन्हीं परिभाषाओं के बिहाफ पे हम इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन करते हैं और इंस्ट्रूमेंट के कैसे पहचान करते हैं, तो वो इन्हीं परिभाषाओं पे आधारित है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के इस टॉपिक में, टर्मिनोलॉजी यूज इन इंस्ट्रूमेंटेशन। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले इसी क्रम में एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट क्या होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो कि इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा जो प्रोसेस या फिजिकल पैरामीटर है उसे वो मेज़र करे, रिकॉर्ड करे और प्रिंट करे, दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट। ओके, पर इंस्ट्रूमेंट की हम कैसे हम उसको देखें कि वो इंस्ट्रूमेंट सही रीडिंग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक पैरामीटर होता है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी डिनोट्स हाउ इंस्ट्रूमेंट शोइंग द रिजल्ट टू द क्लोजनेस वैल्यू। ओके, दैट मीन्स कि अगर क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। ओके, दैट मीन्स अगर हम हमारे पास में 3 वेइंग इक्विपमेंट है, वेइंग जो कि वेट नापते हैं, 3 वेइंग इक्विपमेंट है और हम नापना चाहते हैं 50 केजी का वेट, तो हमारे पास स्टैंडर्ड 50 केजी का जो वेट है वो हमारे पास है। अब तीनों को, उस वेट को हम तीनों वेइंग इक्विपमेंट पर रखते हैं, तो एक वेइंग इक्विपमेंट हमको दिखाता है 50.1, दूसरा दिखाता है मान लीजिए 50.2 और तीसरा दिखाता है मान लीजिए 50.3। तो इस हालात में हम जो अपना पहला इक्विपमेंट है जो कि दिखा रहा है 50.1, उसे हम ज़्यादा एक्यूरेट बोलेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला था कि एक्यूरेसी डिनोट्स टू द क्लोजनेस ऑफ द ट्रू वैल्यू। दैट मीन्स ट्रू वैल्यू अपना क्या था 50 केजी, और जो इक्विपमेंट 50 केजी के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू दिखाएगा वो इक्विपमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होएगा। तो इस तरह एक्यूरेसी हम इसको डिफाइन करते हैं। तो एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। इट इंडिकेट्स द करेक्टनेस ऑफ अ मेजरमेंट। तो इस तरह हम एक्यूरेसी की परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा अपना आता है प्रिसीजन। तो प्रिसीजन भी एक इंस्ट्रूमेंट का जो प्रॉपर्टी है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये सब प्रिसीजन में इंस्ट्रूमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है। तो प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन की मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है, ओके, जिसपे अपन मेजर करना चाहते हैं 50 केजी, ठीक है। अब एक बार हमने वेट किया तो वो इंस्ट्रूमेंट ने वैल्यू दिखाई 50.1, दूसरी बार हमने वेट किया तो उस इंस्ट्रूमेंट ने वैल्यू दिखाई 50.2, तीसरी बार हमने वेट किया उस इंस्ट्रूमेंट ने फिर से वैल्यू दिखाई 50.1, फिर से हमने वेट किया उस इंस्ट्रूमेंट ने फिर से वैल्यू दिखाई 50.1। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिसीजन अपना यही हुआ कि किसी पैरामीटर को अपन अगर बार बार नाप रहे हैं और वह सेम रीडिंग दे रहा है आपको, दैट मीन्स दैट इक्विपमेंट इज अ मोर प्रिसाइज। अगर वह डिफरेंट वैल्यूज देता है तो इसका मतलब यह है कि वह इंस्ट्रूमेंट जो है अपना वो प्रिसाइज नहीं है, उसका प्रिसीजन लो है। तो जब कभी भी अपन इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन करते हैं तो हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट मोर प्रिसाइज हो। ओके, अब अगर इंस्ट्रूमेंट्स मोर प्रिसाइज है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मोर एक्यूरेट है ना। एक्यूरेसी अलग है, प्रिसीजन अलग है। प्रिसीजन आपका दिखाता है कि अगर आप डिफरेंट मल्टीपल टाइम्स ऑफ आप अगर मेजरमेंट कर रहे हैं या मल्टीपल टाइम्स ऑफ आप रीडिंग ले रहे हैं, तो सेम रीडिंग आपकी कितनी बार आ रही है, सेम रीडिंग की क्वांटिटीज कितनी बार आ रही है, दैट इज नोन एज प्रिसीजन। ओके,
तो इस तरह हम देख सकते हैं कि प्रिसीजन रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशन. It indicates how close repeated measurement are to each other, regardless of whether they are near the true value. Okay. If example जैसा कि हमने इसमें दिखाया है, if you measure the same temperature multiple times and always get 101 degree, but the true value is 100 degree, the precision is high, but the accuracy is low. जैसा कि हमने देखा था. Okay. Now the next is repeatability. Repeatability is the ability of an instrument to produce the same result when the same measurement is taken repeatedly under the same condition by the same operator. Okay, तो repeatability is a type of also precision. ये भी repeatability भी आपका precision का ही एक टाइप है. इसमें क्या होगा कि इसमें हम देखते हैं कि अगर अपन एक ही हालात में, एक ही कंडीशंस में, एक ही ऑपरेटर के द्वारा डिफरेंट मेजरमेंट लेते हैं तो वो कितनी बार सेम आते हैं, तो वही अपना रिपीटेबिलिटी है. ओके, तो इफ़ यू यूज अ स्केल टू वे द सेम ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स एंड गेट द सेम रीडिंग ईच अदर, द स्केल डेमोन्स्ट्रेट गुड रिपीटेबिलिटी. ओके. रिप्रोड्यूसिबिलिटी. Reproducibility refers to the consistency of result when the same measurement is performed under different conditions, such as different operator, different locations or a different instrument. तो reproducibility क्या हुआ कि कोई अपना इक्विपमेंट है या फिर इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको सेम रिजल्ट देता है अलग अलग लोकेशंस पे और अलग अलग ऑपरेटर्स के द्वारा, तो उसे हम उसे हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं. ओके. अब एग्जांपल इसमें दिखाया गया है कि इफ़ टू डिफरेंट ऑपरेटर मेजर द सेम टेम्परेचर विद द सेम थर्मोमीटर एंड गेट द सेम रीडिंग, द इंस्ट्रूमेंट हैज गुड रिप्रोड्यूसिबिलिटी. मतलब कि दो डिफरेंट ऑपरेटर है जो कि कोई टेम्परेचर लेते हैं सेम थर्मोमीटर से. ओके. और अगर वो सेम रीडिंग प्राप्त करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्या है कि अच्छा रिप्रोड्यूसिबिलिटी वाला है. ठीक है. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिजोल्यूशन की. रिजोल्यूशन, देखिए रिजोल्यूशन जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट की एक खास प्रॉपर्टी होती है. इसमें हम देख सकते हैं कि रिजोल्यूशन क्या होता है कि वह मिनिमम वैल्यू, समझे, वह जैसे कोई थर्मामीटर है जिसमें कि जो थर्मामीटर मिनिमम वैल्यू वह मेजर कर सकता है वो उसका रिजोल्यूशन होता है. ठीक है. जैसे कि कोई थर्मामीटर है वो मिनिमम 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने और 1 डिग्री सेंटीग्रेड के चेंज को वो मेजर कर सकता है, तो वो उसका रिजोल्यूशन क्या हुआ 1 डिग्री सेंटीग्रेड. जैसे कि रूम टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब तक रूम टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता वो 25 से रहेगा. जैसे ही 26 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो आपका थर्मामीटर दिखा देगा 26 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट मीन्स वह उसका रिजोल्यूशन हो गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट मीन्स वह मिनिमम वैल्यू जिसे कि वह मेजर कर सकता है. अगर उसी थर्मामीटर का रिजोल्यूशन 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो वो 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता था. तो इसे ही हम रिजोल्यूशन बोलते हैं. तो रिजोल्यूशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. ये सब जो हम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं ये सब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं. तो इन सबको हम जब भी हम इंस्ट्रूमेंट का खरीदें या फिर जब भी हम इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए कि उसका एक्यूरेसी क्या है, उसका प्रिसिजन क्या है, उसका रिजोल्यूशन क्या है, उसका रिपीटेबिलिटी कैसी है, उसका रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैसी है. तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए किसी इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन होता है. ठीक है. तो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है, नेक्स्ट अपना डेफिनेशन है सेंसिटिविटी. तो सेंसिटिविटी क्या होता है कि सेंसिटिविटी इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट. ठीक है. कुछ हद तक सेंसिटिविटी और रिजोल्यूशन सेम होते हैं. मतलब कि हम नहीं बोल सकते कि सेंसिटिविटी और रिजोल्यूशन सेम है, बट अगर इनको अपन देखें तो ये एक जैसे दिखते हैं, पर ऐसा होता नहीं है. रिजोल्यूशन और सेंसिटिविटी दोनों अलग अलग होता है. सेंसिटिविटी होता है कि चेंज इन रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट.
Sensitivity is the ability of an instrument to detect small changes in the measured quantity. It is a measure of how much the instrument's output change in response to the small change in the input. ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि रिजोल्यूशन जो है वो थर्मामीटर का अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वह 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होएगा तो उसमें वो मेजर कर पाएगा। पर अगर अपन बात करें कि उसी थर्मामीटर की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, ओके, सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है और उसका रिजोल्यूशन भी आपका 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, मतलब कि सेंसिटिविटी बहुत हाई है, बहुत गुड है। दैट मीन्स वह स्मॉलेस्ट चेंज को भी वह थर्मामीटर आपका सेंस कर पाएगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है आपका रिजोल्यूशन और सेंसिटिविटी में। नेक्स्ट है अपना कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट और ऑफ एन मेजरिंग डिवाइस। कैलिब्रेशन आखिरकार होता क्या है? कैलिब्रेशन होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग डिवाइस जिसको हम की, तो कैलिब्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मार्किंग ऑफ स्केल with a standard reference. Calibration is the process of adjusting an instrument to ensure its measurements are accurate, usually by comparing it to a known standard or reference. जैसे कि इसको हम एक आसान भाषा में समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज करिए हमारे पास लकड़ी का स्ट्रेट एक डंडा है, ठीक है। अभी उसमें क्या है कि अब डंडा है और वो तकरीबन 1 मीटर का है, तो उसको हम बनाना चाहते हैं एक स्केल जिससे हम की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो उसको स्केल बनाने के लिए, उसको उस डंडे को एक स्केल बनाने के लिए जो कि मेजर कर सके डिस्टेंस को, तो उसमें अपन क्या करेंगे, जो हमारे पास में रेफरेंस, जो अपना स्टैंडर्ड स्केल है 1 मीटर का, उसके पास में हम रखेंगे और उस लकड़ी के डंडे में हम मार्किंग कर लेंगे कि ये 100 mm, ये 50 mm, ये 200 mm, या 300 mm, या 400 mm। तो मार्किंग ऑफ अ स्केल विद द स्टैंडर्ड रेफरेंस इज नोन एज कैलिब्रेशन। ठीक है, तो जो वो लकड़ी का जो डंडा था पहले, वो केवल डंडा था, पर जब मैंने उसको मार्किंग कर दिया, उसका कैलिब्रेट कर दिया उसको स्टैंडर्ड रेफरेंस के द्वारा, तो वह भी अब क्या है, आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बन गया और मेजरिंग डिवाइस बन गया। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। यह आपके कैलिब्रेशन जितने भी मेजरिंग इक्विपमेंट है, सभी में कैलिब्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, सभी का कैलिब्रेशन होता है और टाइमली कैलिब्रेशन होता है। 6 मंथ, ईयरली, सबका अपना अपना एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको हर जो इक्विपमेंट, हर जो मेजरिंग डिवाइस है उसका हर बार आपको कैलिब्रेशन टेस्ट करवाना पड़ता है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड रेफरेंस। ठीक है, ये मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दिया है एक लकड़ी के डंडे पे। अगर आपके पास में वेइंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, तो उसका भी तो आप कैसे पता करोगे कि वो सही चल रही है नहीं चल रही है, या फिर सही दिखा रही है या नहीं दिखा रही। तो आप क्या करोगे, 50 kg का जो अपना स्टैंडर्ड वेट होता है, वेट ब्लॉक होता है, उसको अपन क्या करते हैं, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन में रखिए। अगर 50 kg दिखा रहा है, 100 kg दिखा रहा है, दैट मीन्स वह कैलिब्रेटेड है, ओके है। तो इसी प्रक्रिया को हम कैलिब्रेशन कहते हैं कि मार्किंग ऑफ स्केलिंग विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड रेफरेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना आता है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसमें आप रीडिंग ले रहे हो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ में, बढ़ते और घटते क्रम में। सपोज करिए आपके पास में एक प्रेशर ट्रांसमीटर है या प्रेशर गेज है, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, 10 बार का प्रेशर था और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, 10 से 11 हुआ, 11 से 12 हुआ, 12 से 13 हुआ, 13 से बढ़ के 15 हुआ, तो 10 से 15 तक वो सही चला।
है ना। फिर 15 से वापस वो नीचे नीचे हम प्रेशर को डाउन करें तो 14 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 10 हुआ। अब आपका जो एक्चुअल प्रेशर था वो तो हो गया 10 बार, पर आपका जो गेज में जो बढ़ के वापस आने में, अब गेज क्या होता है कि वापस जैसे 10 बार है तो 10 बार पे वो नहीं अगर आता है, वो 10.1 बार पे रह जाता है या 10.05 बार पे रह जाता है, तो उसे ही अपन एक स्ट्रेसेस कहते हैं कि उसमें 0.1 बार का या 0.5 बार का स्ट्रेसेस है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आने के बीच में, पॉजिटिव से नेगेटिव के आने के क्रम में जो इंस्ट्रूमेंट अपना डिफेक्ट होता है उसे हम स्ट्रेसेस कहते हैं। ये किसी भी कारण से हो सकता है, ये मैकेनिकली जो इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, जो आपका एनवायरनमेंट कंडीशन है उसके ऊपर हो सकता है, आपका टेम्परेचर प्रेशर क्या है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कोई इक्विपमेंट जब मेजर करता है तो वह मेजर करने से लेके वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं आता, तो उसे ही हम स्ट्रेसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट बिल्कुल सिंपल है। ड्रिफ्ट क्या होता है कि कोई भी अपने पास मेजरिंग इक्विपमेंट है या मेजरिंग डिवाइस है, तो समय के साथ क्या होता है कि उन मेजरिंग इक्विपमेंट में थोड़ा बहुत एरर या थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है, थोड़ा बहुत वह गलत रीडिंग दिखाना लग जाते हैं, उसे ही अपन ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ड्रिफ्ट रेफर टू अ ग्रेजुअल चेंज इन द आउटपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ओवर टाइम even when the measured quantity remains constant. This can be caused by factor like environmental condition or wear and tear. एग्जाम्पल की बात करें तो इफ़ अ थर्मामीटर स्टार्ट्स टू रीड हायर और लोअर मंथ्स ओवर मंथ्स, इट इज एक्सपीरियंसिंग ड्रिफ्ट। नेक्स्ट अपना आता है लीनियरिटी। लीनियरिटी क्या होती है कि जो अपना इक्विपमेंट है, जो अपना मेजरिंग डिवाइस है, तो वह कितना लीनियर है। लीनियर का मतलब ये हुआ कि वह जो आपका मेजर क्वांटिटी है उसके बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, मेजर क्वांटिटी जो आपकी बढ़ रही है उसके बढ़ने के साथ साथ उसको जो आपने मेजर किया है, तो वो क्वांटिटी भी आपकी उसी रेशियो में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। जैसे कि 10 बार प्रेशर हुआ तो हाँ, इंस्ट्रूमेंट मेरा 10 बार मेज़र किया। 20 हुआ तो इंस्ट्रूमेंट भी मेरा 20 बार मेज़र किया। 30 हुआ, इंस्ट्रूमेंट मेरा 30 बार मेज़र किया। 40 हुआ तो इंस्ट्रूमेंट ने भी मेरा 40 बार मेज़र किया। प्रेशर की अगर बात करें तो क्या हुआ, मेरा इंस्ट्रूमेंट लीनियर हो गया, एक लीनियर पैटर्न आ रहा है। बट अगर मैं बात करूँ कि 10 बार पे मेरा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, 10 बार मेजर किया, 20 बार पे 20.005 बार किया, 30 बार पे फिर 20.01 मेजर किया, फिर 40 बार पे 40.2 बार मेजर किया, तो ये एक लीनियर पैटर्न नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे तो थोड़ा कर्व आ रहा है। अगर आप ग्राफ की बात करें या मेरा ट्रू वैल्यू और मेजरिंग वैल्यू के बीच में, तो एक कर्व बनता है, तो कर्विकल एक ग्राफ आता है। तो इस तरह से ये अपना एक लीनियर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हाई अच्छे इंस्ट्रूमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो लीनियर होए, जो अपन मेजर करना चाह रहे हैं वही दिखाए, तो उसका ग्राफ भी एक लीनियर पैटर्न में आएगा। ठीक है, तो लीनियरिटी रेफर्स टू हाउ वेल एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग फॉलो अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप विद द मेजर्ड क्वांटिटी। A linear instrument provides consistent changes in output across its entire measurement range. ठीक है, तो नेक्स्ट अपना आता है बाइस। बाइस क्या होता है? बाइस एक एरर, मान लीजिए कोई भी इक्विपमेंट है जो कि हम बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव बाइस हो गया है, नेगेटिव बाइस हो गया, दैट मीन्स उसमें कुछ एरर ऐड हो गया। जैसे कि अपन कई बार अपना जो वेइंग मशीन होती है जिसपे अपन वेट मेजर करते हैं अपना खुद का, तो पहले वो कांटे वाली मशीन आती थी, तो क्या वो जीरो नहीं होती थी, वो जीरो से थोड़ा आगे या पीछे रहती थी, तो वही बाइस है ना। ये जीरो से हट के वो कुछ पॉजिटिव में आ जाए या कुछ नेगेटिव में आ जाए, तो उसे ही हम बाइस कहते हैं। तो वो हर मेजर वैल्यू के साथ में वो उतना एडिशन देगा आपको या फिर उतना डिलीशन देगा या उतना कम दिखाएगा, तो उसी वैल्यू को अपन बाइस बोलते हैं। तो बाइस रेफर्स टू अ कंसिस्टेंट एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय द एनवायरनमेंट प्रोसेस causing the instrument to consistently measure either higher or lower than the true value. ओके, अगर एग्जाम्पल की बात करें, अ स्केल दैट ऑलवेज रीड्स 0.5 kg हेवियर देन द एक्चुअल वेट
हैज़ अ पॉजिटिव वॉइस। ओके, वो तो ये हमने समझ लिया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी क्या होता है कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी इक्विपमेंट डिजाइन होता है वह उसमें कुछ ना कुछ परसेंट का अनसर्टेनिटी होता है। जैसे कुछ भी अगर अपन इंस्ट्रूमेंट लेने जाते हैं तो वो बोल देगा आपको, जैसे अब मैंने 100 kg का मैं अगर वेइंग इक्विपमेंट लेने जाऊं तो वो बोल देगा कि सर 0.5 kg का आपका प्लस माइनस रहेगा। दैट मीन्स 0.5 kg आपका वो 0.5 kg तक वो आपको प्लस में भी दिखा सकता है 100 kg पे, और तो प्लस माइनस में भी दिखा सकता है। दैट मीन्स 99.5 भी दिखा सकता है, 0.5 भी दिखा सकता है, या इनके बीच में ही वो आपको दिखाएगा। तो उसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं, जो वो पैरामीटर जो वो वैल्यू होती है। तो अनसर्टेनिटी इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ डाउट इन अ मेजरमेंट। इट इंडिकेट्स द रेंज which within which the true value is expected to lie given the instrument limitations। okay, तो एग्जाम्पल की बात करें तो इफ यू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द रीडिंग इज 50.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, द अनसर्टेनिटी इज 0.1 सेंटीमीटर, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें एरर की, तो एरर क्या होता है? एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, दैट्स इट, है ना। तो मेजर्ड वैल्यू जैसे मेरा 100 kg है और मेरा इंस्ट्रूमेंट ने दिखाया 101 kg या 101 kg, तो उसमें एरर कितना होगा? 1 kg का एरर हो गया सीधा सीधा। तो जो मेरा मेजर्ड वैल्यू है और जो मेरा ट्रू वैल्यू है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे ही हम एरर कहते हैं। अब ये दो टाइप की हो सकती है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या हो सकती है कि सिस्टमेटिक एरर आपका एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो सकती है, या फिर इंस्ट्रूमेंट में कुछ कैलिब्रेशन मिस्टेक हो गया उसकी वजह से हो सकती है, या फिर इंस्ट्रूमेंट में मेरा कुछ स्प्रिंग वगैरह कुछ लूज हो गया उसकी वजह से हो सकती है। तो उसे हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं, जिसकी वजह से एरर दो टाइप की होती है। वन इज सिस्टमेटिक एरर जो कि इंस्ट्रूमेंट या एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से आ सकती है, और दूसरा होता है रैंडम एरर। और रैंडम एरर क्या होती है कि अनप्रिडिक्टेबल एरर ड्यू टू फैक्टर्स लाइक नॉइज और स्लाइट वेरिएशन इन द कंडीशन। तो ये अनप्रेडिक्टेबल एरर है, ये किसी भी रीज़न से हो सकती है। आपका अगर सराउंडिंग का कुछ सराउंड में कुछ वेरिएशन आ गया, कुछ नॉइस आ गया, आपका कुछ वाइब्रेशन आ गया मेजरमेंट के टाइम पे, तो उस वजह से मतलब ये रैंडम एरर है, अनएक्सपेक्टेड एरर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंज की। किसी इंस्ट्रूमेंट का रेंज क्या होता है? तो रेंज तो जैसे कि अपन जान पा रहे हैं कि रेंज जैसे वर्ड ही से ही हम समझ सकते हैं कि रेंज कोई इक्विपमेंट का रेंज, दैट मीन्स वह लोअर और हायर वैल्यू जिसको कि कोई इंस्ट्रूमेंट रीड कर सकता है। जैसे कि लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू, जरूर नहीं कि लोअर वैल्यू जीरो हो, वो नेगेटिव में भी हो सकती है। जो पैरामीटर्स नेगेटिव में होती है उनके लिए नेगेटिव भी हो सकती है। तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपका नेगेटिव में भी जाता है, तो वो -100 टू +100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो इसका एक रेंज हो गया। तो रेंज क्या हो गया? वह लोअर और हायर वैल्यू जिसे कि इंस्ट्रूमेंट रीड कर सकता है, वह लोअर से हायर वैल्यू जिसमें कि जो भी एक तरह से बात करें कि वैल्यूज़ होंगी उन्हें वह इंस्ट्रूमेंट रीड कर पाएगा, उसे हम उस इंस्ट्रूमेंट का रेंज बोलेंगे। ओके, तो जो इसी पैटर्न में जो अपना लोअर वैल्यू होता है उसे हम जीरो वैल्यू बोलते हैं, और जो हायर वैल्यू होता है उसे हम स्पान वैल्यू बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जीरो और स्पान आपका सीमेंट इंडस्ट्री और हर एक इंस्ट्रूमेंट में जीरो और स्पान का ही आपका बहुत योगदान है। जीरो और स्पान से ही आपका डेटा DCS में रीड होता है, जीरो स्पान से ही आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वह सही रीडिंग दिखाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायनेमिक रेंज। तो डायनेमिक रेंज रेफर टू द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटीज एन इंस्ट्रूमेंट कैन हैंडल, टिपिकली इन टर्म्स ऑफ द सिग्नल और आउटपुट लेवल। तो डायनेमिक रेंज एक तरह से जो इंस्ट्रूमेंट सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर कर सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का जो अनुपात होता है उसे ही हम डायनेमिक रेंज कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल,
अगर हम बात करें कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रकाश की स्पीड को मेजर कर सकता है, मतलब कुछ लेवल तक कि वह, तो कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि मैक्सिमम, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैक्सिमम आपका प्रकाश की स्पीड को मेजर कर सकता है और मिनिमम आपका कछुए की स्पीड को मेजर कर सकता है, तो वह उसका एक डायनेमिक रेंज हो गया, उसका जो अनुपात होगा वही एक डायनेमिक रेंज हो गया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है कि अ माइक्रोफोन विद अ डायनेमिक रेंज ऑफ 20 dB to 120 dB कैन डिटेक्ट वेरी क्वाइट साउंड एज वेल एज वेरी लाउड साउंड। ओके, तो नेक्स्ट इज थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड होता है कि कोई अपना इंस्ट्रूमेंट है या फिर मेजरिंग डिवाइस है, वो जिस मिनिमम इनपुट या जिस मिनिमम इनपुट पे वह रेस्पॉन्स देना स्टार्ट करे, उसे हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। थ्रेशोल्ड मतलब जिस पे कोई इंस्ट्रूमेंट, जिस मिनिमम वैल्यू पे इंस्ट्रूमेंट वर्क करना स्टार्ट करता है, उस मिनिमम वैल्यू के नीचे वो इंस्ट्रूमेंट काम करना स्टार्ट नहीं करता, यानी कि उस मिनिमम वैल्यू के नीचे वह अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखाता। तो वह मिनिमम वैल्यू जिस पे कोई इंस्ट्रूमेंट आपका रिस्पॉन्स स्टार्ट करता है उसे हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी रेफर्स टू हाउ वेल एन इंस्ट्रूमेंट मेंटेन इट्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम विदाउट ड्रिफ्ट और डिटोरेशन। जैसा कि स्टेबिलिटी आप नाम से जानते हैं, स्टेबिलिटी कोई इंस्ट्रूमेंट है वो कि कितने लंबे समय तक अपनी जो मेजरमेंट है वह एक्यूरेट कर सकता है, वो प्रिसाइज कर सकता है और बिना किसी ड्रिफ्ट या बिना किसी डिटोरेशन के, तो उसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं कि कितने लंबे समय तक वह इंस्ट्रूमेंट आपका सही से मेजर कर सकता है। इट इज नोन एज स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। Signal to noise ratio measures the ratio of the desired signal to the background noise. As higher signal to noise ratio indicates that the instrument output is clearer and less affected by noise. Okay, जैसा कि इसमें भी समझ में आ रहा है कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो कि जो आउटपुट है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो आउटपुट दे रहा है, तो वो आउटपुट उसका जो बैकग्राउंड नॉइस है उससे कितना ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, जो उसका मेजर्ड वैल्यू है वह बैकग्राउंड सिग्नल से या बैकग्राउंड नॉइज से कितना ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, उसे ही हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो बोलते हैं। एग्जांपल की बात करें तो अ माइक्रोफोन विद अ हाई सिग्नल टू नॉइज रेशियो विल प्रोड्यूस क्लियरर साउंड रिकॉर्डिंग्स विद लेस इंटरफेरेंस फ्रॉम अनवांटेड बैकग्राउंड नॉइज। ओके, तो अगर किसी माइक्रोफोन का अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो बहुत हाई है, दैट इज उसका मतलब क्या हुआ कि वह जो उसका बैकग्राउंड नॉइस है उससे उसको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जो उसमें बैकग्राउंड नॉइस कितना भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो उसका साउंड रहेगा, जो उसका रिकॉर्डिंग रहेगा वो क्लियरर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इंस्ट्रूमेंट और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में इसी तरह इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पावर ऑफ C&I को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। हमारा यूट्यूब पर हमारा लिंक है @PowerOfCI, उसे आप सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आगे के क्रम में हम जानेंगे कि सेंसर्स क्या होते हैं, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हम आगे के वीडियोस में लाइव एग्जांपल्स के थ्रू हम जानेंगे, लाइव आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि सेंसर्स कैसे वर्क करता है, कैसे अपन सेंसर्स को यूज़ करते हैं, कैसे रीडिंग DCS तक जाती है। तो ये सब जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से सेंसर्स होते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से सेंसर्स यूज़ होते हैं, कौन से इक्विपमेंट में कितने सेंसर्स होते हैं, वो सब हम डीपली जानेंगे। पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचाइए। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।